सुधाकर सर, मैं आपको फिर से इंटरप्ट करूंगा माफी के साथ। और इस वक्त हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले सर सवाल यही कि छत्तीसगढ़ के छात्रों की वापसी को लेकर किस तरह के प्रयास हो रखे हैं, किस स्तर पर तैयारियां की जा चुकी है वतन वापसी के लिए छात्रों के? इसमें सीधे तौर पे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डील कर रहा है जी। और राज्य सरकार ने एक नोडल एजेंसी, हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं डीडी सिंह जी, उनको नोडल ऑफिसर इसके लिए बनाया हुआ है और उनके अधीनस्थ भी अधिकारी हैं। इस हिसाब से ये भी जानना चाहेंगे सर कि हम छात्रों की वतन वापसी तो करा लेंगे, लेकिन कोई छात्र 4th ईयर में वहाँ से वापस आ रहा है, कोई 2nd ईयर के बाद वापस आएगा, किसी का फाइनल होते होते रह गया है, इन परिस्थितियों के बाद वो वापस आ रहा है। उन छात्रों के भविष्य का आखिर क्या होगा? चूंकि आप स्वास्थ्य विभाग भी संभाल रखे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आपकी सोच बहुत विस्तृत है, उस लिहाज से अगर हम छात्रों के भविष्य का जिक्र करें तो वो आप कैसे देखते हैं? ये कठिन विकल्प है। जहाँ तक मेडिकल की पढ़ाई का सवाल है, हम सब जानते हैं कि ये एनएमसी के नियमों से संचालित होता है और एनएमसी एक मेडिकल कॉलेज में 1 साल में जितनी सीट देती है उतने बच्चों को ही पढ़ने के लिए अनुमति मिलती है और उतने ही बच्चों को जो रजिस्टर होते हैं उनको फिर मान्यता मिलती है, उनको सर्टिफिकेशन मिलता है कि आपने एमबीबीएस या एमडीएमएस कर लिया। विशेष पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि उनको मान्यता नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये अपने आप एक बेहद महत्वपूर्ण सुझाव है और कोशिश की जाएगी कि इस पर और ज़्यादा डिस्कशन हो ताकि इन छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो, पैसा खराब ना जाए। इससे जुड़ा हुआ सर एक और सवाल यही है कि अगर हम भारतवर्ष का जिक्र करें तो मेडिकल की स्टडी भारत में बहुत ज़्यादा महंगी नज़र आती है। हम कोशिशें बहुत करते हैं कि इसके उपाय किए जाएं, क्योंकि अगर हम प्राइवेट कॉलेज का जिक्र करें तो 1-1 करोड़ से ऊपर डोनेशन के साथ की फीस पहुंच जाती है, जो शायद एक सामान्य परिवार तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। यही वजह है कि शायद यूक्रेन में जाकर इन छात्रों को पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके लिए क्या अब प्रयास हमें करने चाहिए? उस स्तर पर शायद अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आपको ऐसा लगता है? जी, अब तो जब से सुप्रीम कोर्ट ने अगर हम इस जो लगातार कहा जा रहा था कि ये तीसरा विश्व युद्ध है और अगर इन परिस्थितियों को समझे, अमेरिका का अपने आप को अलग कर लेना, नाटो का ये कह लीजिए कि सहयोग ना करना या फिर रूस के खिलाफ खड़े ना हो पाना, अगर ये परिस्थितियां हैं तो एक युद्ध तो चल रहा है 2 देशों के बीच, लेकिन जब ये युद्ध छिड़ा है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अभी तक हम कोरोना वायरस से लड़ रहे थे और अब इस युद्ध वायरस का कहीं ना कहीं असर नजर आएगा। चूंकि अब बाबा साहब आप लगातार इन परिस्थितियों को समझते हैं, फाइनेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं, परिस्थितियां क्या होंगी, युद्ध के बाद के परिणाम भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या होंगे? इसमें एक रशिया है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भी एक सप्लायर हैं, तो ये सामान अगर मार्केट से बाहर चला जाता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में प्रभाव पड़ता है तो हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल $101-105 से ऊपर अभी भी पहुंच गया है। तो सीधे बाकी सारी देशों की अर्थव्यवस्था पे ये प्रभाव पड़ेगा कि तेल अगर महंगा होगा तो क्रय क्षमता उसमें प्रभावित होगी। अगर सर एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये परिस्थितियां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जो तृतीय विश्व युद्ध का जिक्र हो रहा था वो अब टल चुका है? और एक और चीज ये कि सर अगर रूस के विदेश मंत्री इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पहले लड़ाई करना बंद कर दीजिए तब हम बात करेंगे, तो क्या अब यूक्रेन के सामने कोई और विकल्प बचता है जब असलाह भी बहुत ज्यादा दिन का बचा ना हो? दीपेश, बहुत जल्दी हो सकती है क्योंकि सर वक्त का अभाव है। और टी.एस. सिंहदेव सर से एक और लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। सर दूरगामी सोच आपकी हमेशा से रही है और अगर हम चुनौती देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दाम अगर 103 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुके हैं तो फिर महंगाई बढ़ सकती है, उसको लेकर के आप तैयारी करने की आवश्यकता? संक्षिप्त में सर सिंहदेव सर। निश्चित रूप से इसमें असर कम से कम हो, इसके लिए प्लानिंग कहीं और से सप्लाई बढ़ाने की, वही ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ वार्ता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वार्ता हो।